अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एचपी गाइडलाइन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर जो है बेटा आपने अच्छे तरीके से सुने होंगे। अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली उसको कमेंट्स में लाजमी डिस्कस करें। और जो है वो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आने वाले लेक्चर्स जो आप तक टाइमली पहुंचते जाए। हमने ये बेटा एचबी गाइडलाइन पे जो है वो बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी 9th क्लास की, और 9th क्लास की बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया हुआ था 8 न्यूट्रिशन, जिसको जो है वो हमने मुकम्मल जो है वो वाइंड अप कर लिया। आज इसका जो है वो हमारे पास लास्ट लेक्चर है, डिसऑर्डर्स ऑफ गट या डिसऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसकी 3 बीमारियां यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसी के साथ जो है वो हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। एक लेक्चर जो है वो हमारा मजीद इस चैप्टर पे होगा एक्सरसाइज का, उसको कल एक्सरसाइज पे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। अगर बेटा किसी भी लेक्चर में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ओपनली जो है वो आसानी से जो है वो आप इसको कमेंट में डिस्कस करें ताकि आपको आंसर किया जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाले नोटिफिकेशंस और तमाम आने वाले इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स जो है वो आप तक टाइमली पहुंचते जाए। ये बेटा आज का हम अपना लास्ट लेक्चर जो है वो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी देखते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ गट। डिसऑर्डर्स बेटा कहते हैं डिजीजेस, ठीक है, खराबियां, बीमारियां, ठीक है। डिजीज कहते हैं तमाम की तमाम जितनी भी डिजीजेस हैं ये आपके पास कहलाएंगे डिसऑर्डर्स। और गट बेटा कहते हैं गट हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल हमने पूरे के पूरे लास्ट 5-6 लेक्चर्स में पढ़ी है उसी को नाम दिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल का भी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एलिमेंट्री कैनाल भी कहलाती है और इसको जो है वो हम नाम देते हैं, गट का भी नाम देते हैं। ये हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ गट है, चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉमन जो डिसऑर्डर्स हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में जो है वो कॉमन डिसऑर्डर्स यहाँ पे हमारे पास 3 उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं। एक हमारे पास है डायरिया, और दूसरा जो है हमारे पास है डायरिया, और दूसरा जो है वो हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और दूसरा चूंकि कॉन्स्टिपेशन है, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास यहाँ पे है अल्सर। ये जो है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन तीनों बीमारियों को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनके मुतालिक जो है वो बेटा हम यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो इनके मुतालिक यहाँ पे पढ़ेंगे। जो वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे कि ये जो है वो इनकी डेफिनेशन क्या है, आया कि ये बीमारियां हैं क्या। उसके बाद जो है वो हम इनके काजिज पढ़ेंगे कि इनकी वजूहात क्या है, किस वजह से ये होती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स के अलामात क्या है, हमें किन वजह से जो है वो पता चल सकता है कि कौन सी बीमारी हो गई है। और सिम्टम्स के बाद जो है वो हम जो है वो लास्ट वन इसका पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट हम इसका पढ़ेंगे कि इलाज इसका क्या किया जा सकता है अगर इनमें से जो है वो कोई भी बीमारी जो है वो हमें हो जाती है या कोई भी डिसऑर्डर हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल का, तो हम जो है वो उसको किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखें, हम अपने डायरिया को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम डायरिया की डिस्कशन करते हैं। डायरिया को जो है वो उर्दू में जो है वो पेचस भी बोला जाता है, ठीक है। इसको जो है वो उर्दू में पेचस भी कहा जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको जस्ट डायरिया ही पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको डायरिया भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन कहलाती है डायरिया की। डायरिया होता क्या है? डायरिया बेसिकली इस तरह होता है कि हमने जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन से खुराक निकलती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के जो है वो कोलोन के लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में चली जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन की नालियों के अंदर खुराक चली जाती है। तो देखिए बेटा जब जैसे ही खुराक जो है वो कोलोन के अंदर आती है, जिसको हमने लार्ज इंटेस्टाइन का नाम दिया हुआ था, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट था कोलोन। अब कोलोन जो है जब यहाँ पे हमारे पास खुराक आएगी तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम मिकदार में मौजूद होता है पानी, साल्ट्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होते हैं जो कि वापस यहाँ से जज़ब किए जाते हैं। अब क्या होता है कि जब पानी मिला, खुराक और तमाम की तमाम यहाँ पे चीजें आती हैं तो कोलोन का काम ये है कि कोलोन ने यहाँ से पानी को जज़ब करना है, ठीक है। अब पानी को जो है वो जज़ब करना है और जज़ब करके इसको जो है वो एंटर करवाना होता है हमारे ब्लड के अंदर। लेकिन चूंकि बाज़ औक़ात बैक्टीरियल या वायरल या कोई भी खराबी की वजह से कोलोन जो है इस पानी को यहाँ से जज़ब सही तरीके से नहीं करती, और जब पानी यहाँ से सही तरीके से जज़ब नहीं होता तो तमाम का तमाम फीसिस, तमाम का तमाम फुजला जो है उसके अंदर मैक्सिमम मिकदार में पानी मौजूद होता है। और जब आपकी बॉडी से फ्रीक्वेंट लूज बोवल मूवमेंट आए, ठीक है, लूज बोवल मूवमेंट आए, जब पतले दस्त आए, मतलब पतले लूज मोशंस आए, तो दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड डायरिया। इस कंडीशन को जो है वो डायरिया का नाम दिया जाता है, जिसमें जो है वो बेटा होती है लूज बोवल मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। अब किस तरह से जो है वो हमें इसकी काजिस और इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स की बात करते हैं अगर, तो डेफिनेशन इसकी हमने पढ़ी कि जब आपके पास
आपकी कोलोन जो है सो लार्ज इंटेस्टाइन की कोलोन मैक्सिमम पानी जो है वो रिक्वायर्ड पानी जो है हमारे जिस्म के अंदर उसको जज़ब ना करे किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, और ये जो है पानी जब जज़ब नहीं होगा तो हमारा फिजिस फुजला जो है वो मैक्सिमम मिकदार पानी उसके अंदर शामिल होगी। तो जब लूज बोवल मूवमेंट शुरू हो जाए तो दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड डायरिया। अब डायरिया ये कहलाती है। और उसके बाद जो है वो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि इसकी अलामात कौन सी हैं, तो ये बेटा आपके पास तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायरिया, ठीक है। तो आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है कि एब्डोमिनल पेन, जस्ट एब्डोमिनल पेन होती है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर जो है वो उस इंसान को जो है वो दर्द फील होनी शुरू हो जाए। उसके बाद नोजिया की कंडीशन हो जाती है। नोजिया का मतलब होता है बेटा मतली आना, मतलब ये कि जो है वो आपको दिल करे कि उल्टी आ रही है, लेकिन उल्टी जो है वो आए ना के आए ना, या फिर जो है वो वोमिटिंग का आ जाना, वोमिटिंग हो ही जाना, इट इज कॉल्ड सिम्टम्स ऑफ द डायरिया। ये डायरिया के जो है वो सिम्टम्स कहलाते हैं आपके, जो कि हमें बताएंगे कि एब्डोमिनल पेन है, लूज मोशंस है, वोमिटिंग है, नोजिया है। इसके अंदर जो है वो ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो डिस्कशन होती हैं। और दूसरी बात ये कि बोर्ड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एमसी शॉर्ट क्वेश्चन उसने जो है वो इस तरह इस साल डिस्कस किया कि व्हाट हैपेंड, क्या होगा कि अगर जो है मैक्सिमम या रिक्वायर्ड वाटर के, व्हाट हैपेंड क्या होगा व्हेन एफिशिएंट या रिक्वायर्ड वाटर आप लिख लें, ठीक है। ये आपके पास सवाल है कि व्हेन रिक्वायर्ड वाटर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम कोलोन, ठीक है। वाटर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम कोलोन, नॉट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम कोलोन, कि जब कोलोन से जो है वो मैक्सिमम पानी जो है वो जज़ब नहीं होगा तो क्या कंडीशन पैदा होगी। तो देखिए बेटा वन वर्ड आंसर है कि जब आपकी कोलोन जो है वो मैक्सिमम पानी जज़ब नहीं करेगी तो कंडीशन आ जाएगी डायरिया। जिसका आंसर हम कर सकते हैं कि डायरिया अगर डायरिया हो सकता है उस इंसान को जो है जिसके अंदर जो है वो कोलोन से मैक्सिमम पानी जो है वो जज़ब नहीं होगा। इसकी काजिज बेटा क्या है, इसकी काजिज की अगर हम बात करें कि इसके काज क्या है, किस वजह से जो है वो ये बीमारी हो सकती है, ये बैक्टीरिया, ये जो है डायरिया किस वजह से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये जो है वो बैक्टीरियल या जो है वो बैक्टीरियल या वायरस की वजह से जो है वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो बैक्टीरिया और जो है वो वायरस आके रह सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप जो है वो सेफ वाटर यूज नहीं कर रहे। सेफ वाटर मतलब जो आप पानी पी रहे हैं वो आपके पास साफ नहीं है, गंदा पानी पी रहे हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा है या कोई और जरासीम ज्यादा है, तो जिसकी वजह से जो है वो ये तमाम की तमाम सिचुएशंस जो है आपके साथ हो सकती हैं। तो अगर तो इस सिचुएशन में जिस इंसान को डायरिया हो जाए, तो अगर तो उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में डाइट भी है, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में जो है साफ पानी भी है, तो अगर वो उसको यूज करेगा पेशेंट तो वो कुछ ही दिनों के अंदर रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंसान ऐसा है जिसको न्यूट्रिएंट्स की कमी है, मेल नोरिश्ड पीपल है, वो लोग जो कि पहले काफी देर से जो है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और उन लोगों को अगर डायरिया हो जाए, तो अगर उनके अंदर डायरिया हो जाए तो सीवियर डिहाइड्रेशन कर देगा, शदीद पानी की कमी कर देगा। और जब शदीद पानी की कमी हो जाएगी तो फिर उसके लिए जो है वो थ्रेटनिंग हो जाएगी, उसकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है मजीद पानी की कमी की वजह से। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है बेटा, तो देखिए इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप जो है वो साफ पानी यूज करेंगे, ठीक है। और साफ पानी यूज करने के साथ साथ जो है वो डाइटरी फाइबर्स वगैरह यूज करें अपनी खुराक के अंदर, डाइटरी फाइबर यूज करें। और डाइटरी फाइबर के बाद अगर ये जो है वो तमाम का तमाम इन्फेक्शन हुआ है आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से, तो आप इसके अंदर जो है वो एंटीबायोटिक्स जो है वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है वो एंटीबायोटिक्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एमसीक्यूज भी है कि वायरल या बैक्टीरियल की वजह से होने वाला डायरिया जो है उसके लिए क्या यूज किया जाता है, तो एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है उसके लिए। प्रिवेंशन क्या है, इसकी प्रिवेंशन ये है कि आपने जो है वो रेगुलरली खाना खाना है, ठीक है। रेगुलरली खाना खाएं और जो है वो साफ पानी पिए और हाइजेनिक मेजर्स अपनाएं, मतलब साफ सुथरी खुराक खाएं, साफ सुथरे रहे और साफ गंदी चीजों की तरफ ना जाएं, खुद गंदे ना रहे और ना ही गंदी चीजों पे बैठ के खाएं, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो तमाम की तमाम चीजें जो है वो आपके बॉडी के अंदर नहीं जाएंगी। जब बैक्टीरिया वायरस नहीं जाएंगे तो इंसान जो है वो डायरिया से बचा रहेगा। ये बेटा यहाँ तक जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थी हमारे पास डायरिया की। अगली बात हम करेंगे कॉन्स्टिपेशन की। तो कॉन्स्टिपेशन बेटा कहते हैं कब्ज को, ठीक है। ये तो आम जो है वो तमाम की तमाम सिचुएशन जो है इंसान के जिस्म के अंदर होती रहती है। अक्सर बाज़ बच्चों में भी, बूढ़ों में भी, बड़ों में भी ये सिचुएशन होती है। इट इज कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन है कि जब क्या होता है कि देखिए बेटा यहाँ पे अगर हम ड्रा कर ले फिर से हमारे पास ड्रा कर ले लार्ज इंटेस्टाइन को, तो लार्ज इंटेस्टाइन को जब हम यहाँ पे ड्रा करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा स्मॉल, जो डायरिया के अंदर हमने ये पढ़ा
कि डायरिया के अंदर जब तमाम की तमाम खुराक आती है तो डायरिया के अंदर कोलोन जो है वो मैक्सिमम पानी जज़ब नहीं करता, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है कि जब यहाँ पे तमाम पानी आएगा और तमाम की तमाम खुराक आएगी तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे जिस्म के अंदर जो है वो कोलोन क्या करेगी कि मैक्सिमम जो है वो पानी यहाँ से जज़ब कर लेगी। अब जब मैक्सिमम पानी जो है वो यहाँ से जज़ब कर लिया जाएगा तो मैक्सिमम वाटर जब यहाँ से जज़ब हो जाएगा तो मैक्सिमम वाटर जब जज़ब होगा तो पीछे पीछे बचने वाला तमाम का तमाम जितना भी वेस्ट है, जितने भी वो आपके पास फिजिस है, वो सॉलिड फॉर्म में रह जाएंगी और सख्त मैक्सिमम सॉलिड हो जाएंगी। ठीक है, मैक्सिमम सॉलिड होने की वजह से जो है वो जब यहाँ से मूव करेंगी तो मैक्सिमम सॉलिड होने की वजह से वो इस नाली से मूव नहीं कर सकती। तो जब इस नाली से मूव नहीं करेंगी तो उस सफरर को जो कि इस कंडीशन में मुब्तला है क्या होगा कि उसको बड़ी ज्यादा डिफिकल्टी फील होगी, बड़ी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी इस जो आपके पास वेस्ट है उसको जिस्म से बाहर निकालने के लिए। तो दिस कंडीशन जिसमें जो है आपकी कोलोन से मैक्सिमम पानी जो है वो जज़ब कर लिया जाए और बाकी जो है वो सॉलिड फॉर्म में रह जाए और पेशेंट जो है वो फील करे बड़ा हार्ड टू डिफिकल्ट इट टू डेफिकेट, इसको जिस्म से बाहर भेजने के लिए जो है वो बड़ा उसको जो है वो मसला पैदा हो, तो दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। इस कंडीशन को जो है वो कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है वो बेटा इसके अगर हम काजिज की बात करें, आपकी बुक के अंदर जो है वो इसने बताए हुए हैं कि इसके जो है वो मुख्तलिफ काजिज है। अगर आप जो है वो मुख्तलिफ तरह के काजिज की अगर हम बात करें तो आप जो है वो डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब सही मिकदार में जो है वो पानी नहीं पी रहे। उसके बाद जो है वो आपकी खुराक के अंदर जो है वो डायटरी फाइबर वाली खुराक नहीं है, डायटरी फूड नहीं है, मतलब ये है कि आप ऐसी खुराक खा रहे हैं जिनके अंदर जो है वो डायटरी फाइबर्स बड़े कम है। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो काज करती हैं कॉन्स्टिपेशन को। उसके अलावा क्या होगा कि रेक्टम के अंदर बाज़ औक़ात ट्यूमर बन जाते हैं। ठीक है, ये ट्यूमर जो है वो रसोलियां वगैरह बन जाती हैं इसके अंदर, और या फिर एनएस के अंदर जो है वो ये ट्यूमर बन जाते हैं। और ये एनएस के अंदर ट्यूमर बनना या फिर जो है वो इसके अंदर ट्यूमर बनना जो है वो ये भी कॉन्स्टिपेशन का बाइस बनता रहता है उन लोगों के अंदर। तो वो लोग जो कि इस बीमारी में मुब्तला होते हैं उनको रोजाना की बेस पे जो है वो बड़ी डिफिकल्टी फील होती है। तो ये तमाम के तमाम प्रोसेस जो है वो उसके अंदर होते हैं। तो फिर उससे बचा किस तरह जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो देखिए इसका ट्रीटमेंट ये है कि वो इंसान जो है वो सबसे पहले ये कि वो अपनी जो खुराक खा रहा है रोजाना की बेस पे, देखें अगर उसको पता है उस इंसान को कि मैं ये खुराक खा रहा हूँ और मुझे इस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो वो अपनी खुराक डाइट चेंज करके देखे कि आया दूसरी खुराक खाने से उसको तो डायरिया ये कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा। अगर वो उस पर डिपेंड करे और दूसरी चीज यूज करे तो उससे उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, तो वो अपनी डाइट प्लान चेंज कर ले। उसके अलावा जो है ये मैक्सिमम मिकदार में पानी पिए, ठीक है, जितना उसकी जरूरत के मुताबिक पानी है, और एक्सरसाइज हैबिट्स अपनाए। ठीक है, अपनी वर्जिश करे और वर्जिश करने के साथ साथ जो है वो ये तमाम की तमाम कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा हासिल कर सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी हैं जैसा कि लेग्जेटिव्स जो है, इनमें लेग्जेटिव्स में जो है वो आपकी बुक में उसने बताया होगा कि लेग्जेटिव में आप इसके यूज कर सकते हैं पैराफिन टैबलेट, पैराफिन मेडिसिन यूज कर सकते हैं। और पैराफिन के बाद जो है वो सबसे अहम काम जो है वो आपने डाइटरी फाइबर्स वगैरह खुराक के अंदर यूज करने हैं, और डाइटरी फाइबर के साथ आपने ऐसी खुराक खानी है जो कि आपकी बॉडी को जो है वो पानी की कमी को पूरा करे। पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो है वो इसलिए ताकि तमाम की तमाम जो है बोवल मूवमेंट आसान हो और आसानी से जो है वो ये फीसेस जो है वो आपके जिस्म से एक्सक्रीट कर जाए। तो ये बेटा आपके पास ट्रीटमेंट है कि आप जो है वो इसके अंदर लेग्जेटिव यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी खुराक जो है वो उसको चेंज करना है, उसके बाद एक्सरसाइज हैबिट्स अपनानी है, और उसके बाद जो है वो आपने इसको जो है वो चेंज करना है अपनी खुराक को, और इसके साथ जो है वो आप लेग्जेटिव्स वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे जो आपके पास कॉन्स्टिपेशन है, इसको इस बीमारी से बचना ज्यादा आसान है, इसका इलाज जो है वो ज्यादा मुश्किल है इसके बचने से। ठीक है, तो आप फिर इस बीमारी से बच आसान सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं ये चीज खाऊंगा मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो आप उसको ना खाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको खा के उसके बाद आप इसके इलाज की तरफ जाएं तो इसका इलाज जो है वो काफी टफ होता है। तो इसलिए आप वो सप्लीमेंट करेंगे जो कि आपको जो है वो तमाम की तमाम इन चीजों से दूर रखे। ठीक है, ले बेटा यहाँ तक जो है वो हमारे पास था कॉन्स्टिपेशन। अब लास्ट वन हम बात करेंगे अल्सर की। अल्सर जो है ये इसको नाम दिया जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। इसको बेटा पेप्टिक अल्सर भी बोला जाता है, अल्सर भी बोला जाता है और पेप्टिक अल्सर भी बोला जाता है। अल्सर बेटा बेसिकली है क्या? इट इज सोर, ये एक जख्म है।
ठीक है। सोर बेटा कहते हैं जख्म को, ये एक जख्म है इन द इनर वॉल ऑफ गट, गट के अंदर की तरफ, ठीक है, हमारी खुराक की नाली के अंदर की तरफ जो है वो ये एक जख्म होते हैं जिनको जो है वो अल्सर कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे ड्रा कर लें तो देखिए हमारे पास ये एसोफेगस है, ठीक है, और एसोफेगस के बाद जो है वो यहाँ पे चुके आता है स्टमक, और स्टमक के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये अल्सर जो है वो मैक्सिमम जो है वो इन तीनों नालियों के अंदर, इन एलिमेंट्री कैनाल की इन नालियों के अंदर हो सकता है, ठीक है। यहाँ तो आपके हो सकता है स्टमक के अंदर, जिसको आप जो है वो जे शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, इसके अंदर हो सकता है, या फिर जो है वो ये आपके हो सकता है एसोफेगस के अंदर, एसोफेगस के अंदर हो सकता है, या फिर जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडेनम के अंदर जो है वो ये हो सकता है। बाकी नाली के अंदर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस जो है वो इनके जो है वो इस इन नालियों के अंदर होते हैं। होता क्या है इसमें, बेसिकली क्या होता है कि जब आपके, हमें पता है कि बड़ा एक्टिव एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। अब ये पेप्सिन जो है वो जब अंदर की दीवारों को, मैदे की दीवारों को जो है वो जब डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, या फिर यहाँ से निकल के जो है वो हमारे एसोफेगस के अंदर आ जाए और एसोफेगस की दीवारों को जो है वो डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, या फिर जो है वो ड्यूडेनम के अंदर आ जाए और ड्यूडेनम की दीवारों को जो है वो डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, तो दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड अल्सर। ये जो है वो जब मैदे की दीवारों के अंदर छोटे छोटे सुराख करना शुरू कर देगा, तो वहां से मैदे की दीवारों से जो है वो बाहर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, और मैदे का अल्सर जो है वो ये आपके पास कहलाता है इट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। ये आपके पास एमसीक्यूज भी है कि मैदे का अल्सर जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर, ये गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। उसके बाद देखें कि ये आपके पास आपकी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज भी है कि अल्सर जो है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो एसोफेगस में भी हो सकता है, स्टमक में भी हो सकता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अल्सर जो है वो हो सकता है। अब इस अल्सर के जो है वो बेटा इसका जो है वो काजिज क्या है, इसके काजिज यही है कि आप जो है वो ज्यादा एसिडिक फूड खा रहे हैं, ऐसी खुराक खा रहे हैं जिसमें एसिडिटी ज्यादा है, बोतलें ज्यादा पी रहे हैं, कोका कोला कोई भी आप जो है वो बोतल यूज कर रहे हैं जिसके अंदर कार्बन की मिकदार ज्यादा है। इसके अलावा आप कोई भी स्मोकिंग बड़ी ज्यादा कर रहे हैं, चाय बड़ी ज्यादा पी रहे हैं, कैफीन बड़ी ज्यादा यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग बड़ी ज्यादा कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो तमाम के तमाम स्पाइसी फूड्स आप बड़े ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो स्पाइसी फूड्स और ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो ये आपके अंदर की तरफ जो है मैदे की तरफ म्यूकस की दीवार को खत्म करना शुरू कर देती हैं, और पेप्सिन जो है वो ऐसा ऐसा मैदे की दीवारों की तरफ जाता है, जिसकी वजह से जो वो अंदर की तरफ जो है वो उसको डाइजेस्ट जब करेगा तो अंदर की तरफ जो है वो जख्म हो जाएंगे, और जब वो जख्म जो हो जाएंगे तो वो जो है वो बड़े खौफनाक तरीके से जो है वो आपको तंग करना शुरू कर देंगे। तो इसका जो है वो ये काजिज है बेटा। इसके बाद जो है इसका जो है वो आपके पास हम इसके पढ़ेंगे सिम्टम्स के, इसकी अलामात क्या है, हमें किस तरह पता चलेगा कि जो है वो उस इंसान को जो है वो अल्सर हो गया है। तो क्या होगा कि बर्निंग एट मिडनाइट, क्या होगा कि खाना खाने के बाद जो है वो उस इंसान को जलन महसूस होगी, या मैदे में या इस छाती के हिस्से में, ठीक है, या फिर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो उसको जलन महसूस हो, लॉस ऑफ एपिटाइट, उसकी भूख कम हो जाए, उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाए, और उसके बाद जो है वो ये जो है वो वेट लूज होना शुरू हो जाए उसका जो है वो, और उसके बाद जो है वो उसको मिडनाइट में रात के वक्त जो है वो जलन महसूस हो, उसकी भूख कम हो जाए। तो ये सारी की सारी अलामात है इसकी कि ये जो है वो अल्सर जो है वो उस इंसान को हो गया है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट बेसिकली ये है कि उन लोगों को जो है वो सबसे पहले स्मोकिंग से अपनी जान छुड़ानी होगी, अगर वो करते हैं, ठीक है। अगर वो स्पाइसी फूड्स खाते हैं तो स्पाइसी फूड से अपने आप को बचाना होगा, और तरीकाकार अपनाना होगा, रेगुलरली एक तरीकाकार से जो है उनको यूज करनी पड़ेगी। अपनी जितनी भी खुराक वो खाते हैं अगर वो तरीके से इस खुराक को यूज करेंगे तो देन जो है वो आसानी से जो है वो इस बीमारी से निपटा जा सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनके ये जख्म जो है वो अंदर की तरफ रिकवर होना शुरू हो जाएंगे, और अगर वो इसी बिना पर जो है वो अगर इस ट्रीटमेंट को नहीं करते, अगर वो अपने आप को बचाते नहीं है, तो ये जो है वो उनके ऑर्गन को पूरा परमानेंटली डैमेज कर सकती है, और उसके बाद जो है वो उन लोगों की जो है वो डेथ भी हो सकती है। नहीं बेटा, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था, आज का हमारा चैप्टर भी यहाँ तक वाइंड अप हो गया, जिसमें हमने डिस्कस किया डिसऑर्डर्स ऑफ गट, एलिमेंट्री कैनाल के डिसऑर्डर्स है हमारे पास 3। इनमें से कोई भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में दे सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायरिया, डिफाइन डायरिया, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डायरिया, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायरिया, या व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और अल्सर। तो ये आपके पास अलग अलग करके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, और ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन डायरिया, राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिपेशन, या राइट अ नोट ऑन अल्सर। नहीं बेटा, यहाँ तक आज हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 8 वाइंड अप हो गया। इसकी जस्ट एक्सरसाइज रह गई है, इंशाल्लाह एक्सरसाइज को जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही तो कमेंट्स में उसको लाजमी डिस्कस करिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।